लेकिन अश्वनी जी, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो शादी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, जैसा आप हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में ये लॉ किस तरह से लागू किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी बचा रहे और उसके बाद ये जो लॉ है उससे वो पूरी तरह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्न हो। देखिए, दो बातें समझना बहुत जरूरी है कि एक तो जो एज ऑफ मैरिज है, जो डिसिमिलैरिटी है, एज ऑफ मैरिज को सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, एक जो डिवोर्स मेन इशू है, जिस डिवोर्स में जो कोडिफाइड लॉ है, उस कोडिफाइड लॉ के मुताबिक, यानी बजाय कि रिलीजियस स्कॉलर्स बैठ करके किसी महिला के अधिकारों की बात करें, महिला के संबंध विच्छेद की बात करें, या वो सर्कमस्टांसेस बेस्ड डिसीजन दें, बल्कि जो लॉ है, जो जी। विधि का शासन है, विधि के शासन के मुताबिक। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और एक तरफ संस्कार है। किसी भी रिलीजन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें इनकलकेट करके ही जो है कोई लॉ पास होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। इसीलिए लॉ कमिश्नर ने रिकमेंडेशंस मंगाई कि आप अपने विचार हमें दीजिए। उन विचारों में आपका सुझाव भी हो सकता है, सजेशंस भी हो सकता है। ज्योति ने बिल्कुल सही कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय अपने अलग प्रैक्टिसेस को मानता है। जी। जो हिंदू कोड बिल से जो लोग गवर्न होते हैं, उसमें मैरिज के डिवोर्स के अलग रूल्स है। पर्सनल लॉ के जो लोग हैं, क्रिश्चियंस मैरिजेस हैं, उनके अलग, उन सब की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो, ताकि उनकी जो धार्मिक संरचना है वो भी बची रहे। उनका जो किसी का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का संस्कार है, किसी का दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है, इस तरह की बातें भी बची रहें। और उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्मिटी है, वो यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से चलता रहे। अब देखिए, इसी देश में, जी। गोवा में आप जाकर के, गोवा में स्टडी करने की जरूरत इसलिए कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बड़े ही सक्सेसफुली शाइनिंग एग्जाम्पल है गोवा, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुली प्रैक्टिस हो रहा है। हम्म। तो अब कॉन्ट्रैक्ट और संस्कार की बात जो हमारे विधि निर्माता हैं, वो विधि निर्माता उसको देखेंगे कि कैसे उसको डील करेंगे। सवाल मैरिज का नहीं है, सवाल यहां पर डिवोर्स का है। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है, सवाल इनहेरिटेंस का है, सवाल एडॉप्शन का है, सवाल लड़कियों को संपत्ति में प्रॉपर्टी का है, सवाल जो तमाम डिवोर्स के वेरियस प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस तमाम इस्लामिक देश जो है वो खत्म कर चुके हैं, जो हमारे यहाँ 72 के 72 सेक्स जो मौजूद है उसमें अभी प्रेवलेंट है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और मेंटल जो स्टेबिलिटी है लड़कियों की या लड़कों की एज के बात आती है, तो जो आपने फिक्स कर दिया, पबरिटी का जो टाइम आपने लिया, उसके बजाय 18, 19, 20, 21 जो भी टाइम गवर्नमेंट फिक्स करती है या पार्लियामेंट फिक्स करता है कानून पारित करके, वो सबके लिए जब एप्लीकेबल होगा, तो बजाय कि इमीडिएटली कम एज में एक बच्ची घर के कामों में लग जाएगी, जी। वो पढ़ेगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी, प्रोग्रेसिव होगी, किसी भी रिलीजन की होगी, तो उसका जो उसकी अकाउंटेबिलिटी देश के लिए और अपने लिए वो मजबूत हो। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उनको उसमें ले करके और एक नया कोडिफाइड लॉ बनेगा। इसलिए जो समझते हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू कोड बिल जो है या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें इनकलकेट होंगी, ऐसा नहीं है। नया नए तरीके से सबको लेते हो, क्योंकि किसी के धर्म पर कुठाराघात नहीं है, क्योंकि एक रिलीजियस फ्रीडम वाली कंट्री है हमारी, जहां के प्रस्तावना में अगर हम देखें तो सभी धर्मों जी। की बात करिए, इक्वालिटी की बात करिए, और जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी बात किया गया है। इसलिए आशीष भाई, ये जरूरी है कि लेकिन जो अश्वनी बेस्ट। जी, पिछली बार जब बीएस चौहान साहब लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी थी और मुझे ध्यान है कि बहुत बड़ी तादाद में रिकमेंडेशन आई थी। और उस समय जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने विरोध किया था, बाकायदा उनकी तो मीटिंग भी हुई थी बीएस चौहान साहब की, और लेकिन उन लोगों ने मीटिंग में इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबको बराबर राइट देता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को बराबर राइट देता है। लेकिन इसका विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं? देखिए, दो बातें समझना पड़ेगा। विरोध सिर्फ आज नहीं हुआ। विरोध जब आप 1941 में इन कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बीएन राव समिति बनी, हम्म। उस समय विरोध हुआ। उसके पहले आप जब देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स ने
खास तौर से 1835 में जब यूसीसी की उत्पत्ति जिस ब्रिटिशर्स के समय पर हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट की, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों से संबंधित कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया और सिफारिश किया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत जो कानून है उनको हटा करके एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए। लेकिन उस समय भी विरोध हुआ, तो उस समय तो आज की बात ही है, औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। दूसरा, लॉ कमीशन एक रिकमेंडेशन करने वाली बॉडी है। लॉ कमीशन एक ऐसी बॉडी है जब कोर्ट्स या पार्लियामेंट जब कभी भी उसके सामने क्वेश्चनायर फ्रेम करके भेजते हैं, तो तमाम रिपोर्ट्स और रिसर्च के आधार पर अपनी एक रिकमेंडेशन देती है। अब जस्टिस चौहान के सामने कौन से ऐसे पहलू थे जिन पहलुओं को देखते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना लागू करने के पक्ष में मत दिए। लेकिन आज जो लॉ कमीशन है, उस लॉ कमीशन के सामने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लॉ कमीशन कह रही यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए।